देश में 31% तक बढ़ा एलपीजी उत्पादन, सप्लाई सामान्य, आपूर्ति नियमों में थोड़ा बदलाव, पीएनजी कनेक्शन वाले एलपीजी सिलेंडर के नहीं होंगे पात्र। राष्ट्रीय महिला आयोग की दुमका में महिला जनसुनवाई, बेटियों के सम्मान और सुरक्षा पर बल, मानव तस्करी और दहेज उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश। कई जिलों में अब तक शहर की सरकार के जनप्रतिनिधियों का शपथ, गुमला में भी नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों ने ली शपथ, रमेश कुमार उपाध्यक्ष निर्वाचित। और खूंटी में 6 जबकि लातेहार में 2 इनामी नक्सली AK-47 के साथ गिरफ्तार, जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी पकड़ाए, मोबाइल और फर्जी सिम बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 प्रतियोगिता के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर के विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को केंद्रीय बजट पर चर्चा करने और विकसित भारत के निर्माण पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहन देना है। गौरतलब है कि माई भारत बजट प्रतियोगिता में 12 लाख से अधिक युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 47,000 निबंध जमा किए गए। इस बार का केंद्रीय बजट व्यापक रूप से युवा शक्ति प्रेरित बजट माना जा रहा है। देश में 31% तक एलपीजी उत्पादन बढ़ा है, सप्लाई भी सामान्य है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आपूर्ति नियमों में थोड़ा बदलाव किया है, जिसके मुताबिक पीएनजी कनेक्शन वाले एलपीजी सिलेंडर के पात्र नहीं होंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक संशोधित गजट में कहा गया है कि कोई भी उपभोक्ता एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकता है। आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिन लोगों के घर में पाइप्ड नेचुरल गैस का कनेक्शन है वे अब सरकारी तेल कंपनियों या फिर उनके वितरकों के माध्यम से घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकते हैं और ना ही एलपीजी सिलेंडर भरवा सकते हैं। इसके साथ ही सरकारी नियमों के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति के पास पहले से पीएनजी कनेक्शन है और साथ ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन भी है तो उसे तुरंत अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ये व्यवस्था सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने और एक ही घर में दोहरे कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए लागू की गई है। नियम का पालन न करने पर कनेक्शन रद्द भी किया जा सकता है। देश में एलपीजी उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही 2 से 3 दिन में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। हालांकि इसमें एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि उपभोक्ता अब 21 दिन के बदले 25 दिन में गैस की बुकिंग करा सकते हैं। देश भर में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और आपूर्ति लगातार सुनिश्चित की जा रही है। उपभोक्ता रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पहले 21 दिन के अंतराल पर कर सकते थे, लेकिन नए नियम के तहत अब यह समय सीमा बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही 2 से 3 दिन में गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिल जा रही है। कई जगह बुकिंग के 24 घंटे के भीतर ही उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिल जा रहा है। देश भर के गैस एजेंसी के संचालकों का कहना है कि नए नियम के अनुसार 25 दिन के बाद ही गैस की बुकिंग हो रही है। गैस की देश में किल्लत नहीं है और ग्राहकों को भरपूर मात्रा में गैस मिल रही है। बस ये सरकार ने कहा है कि 30 दिन का एक उन्होंने राइडर लगाया है कि पिछला सिलेंडर जो प्राप्त किया है उसके आप 30 दिन और सिंगल में 25 दिन और डबल में 30 दिन उसके बाद नेक्स्ट बुकिंग करा सकते हैं। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन में इजीली सिलेंडर मिल जाएगा। गैस की स्थिति वैसे ठीक है एकदम, बस यही है कि नया नियम आया है 25 दिन का, 25 दिन में ही दूसरी डिलीवरी मिल सकती है। स्थिति सही है, गैस भी आ रही है प्रॉपर, हम मार्केट में भेज रहे हैं, किसी को जरूरी है तो यहाँ भी दे रहे हैं, जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। राजस्थान में जयपुर, बीकानेर और ब्यावर में उपभोक्ताओं को समय पर एलपीजी गैस की डिलीवरी घर पर मिल रही है, जिससे लोगों को कोई समस्या नहीं आ रही है। गैस वितरण से जुड़े कर्मचारी बुकिंग होने के 2 से 3 दिन के अंदर गैस की डिलीवरी कर रहे हैं। बुक कराने के बाद तो सिलेंडर आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कल ही बुक करवाया था परसों और आज सिलेंडर आ गया। हमारे टंकी हमने बुक करवाई, अभी 3 रोज पहले बुक करवाई, जो सेकंड डे हमको मिल गई है।
रसोई गैस की टंकी की अभी तक तो हमें कोई शॉर्टेज नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 3 दिन पहले ही हमने गैस बुक करवाई थी, तो चौथे दिन हमारे यहाँ गैस मिल गई थी हमारे को। एलपीजी की ठीक स्थिति है, एकदम डिलीवरी टाइम टाइम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है कस्टमरों को। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गैस एजेंसी में लोग सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे। प्रशासन ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि एलपीजी गैस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य रूप से जारी है। इसमें पब्लिक के लेवल पे पैनिक किया जा रहा है। अगर बिना बुकिंग के गैस एजेंसी पे जाएंगे, लाइन लगाई जाएगी, तो इस तरह की चीजें हमारी रिपोर्ट में आ रही हैं। तो ऐसी यही आम जनता से अपील है कि पैनिक ना करें, किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं है एज ऑफ नाउ। देश के कई इलाकों में एलपीजी गैस बुकिंग वाले दिन ही मिल जा रही है और कई जगहों पर गैस सिलेंडर 1 से 3 दिन के अंदर उपभोक्ताओं को मिल जा रहा है। तेलंगाना के आदिलाबाद से लेकर दिल्ली तक उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद गैस आसानी से मिल रही है और किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आसानी से इजी से सिलेंडर मिल जा रहा। बुक करने के बाद हमको सेम डे सिलेंडर हमको लाके दे दे रहे। कल सिलेंडर बुक कराया था मैं 9 बजे और आज हमें डिलीवरी मिल गई है। परसों बुक करवाई थी, आज मिल गई। डैडी ने कराई थी। देश भर में गैस एजेंसी बुकिंग के बाद अपने ग्राहकों को पहले की ही तरह एलपीजी गैस 2 से 4 दिन में आसानी से मुहैया करवा रही हैं। गैस एजेंसी संचालकों ने आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देकर संयम बनाए रखने की अपील की है ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने दुमका में महिला जनसुनवाई में हिस्सा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बेटियों के सम्मान और सुरक्षा पर बल दिया और इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता बताई। उन्होंने मानव तस्करी और दहेज उत्पीड़न के मामलों में पुलिस प्रशासन को आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ज्यादा सख्त होने की जरूरत है। वो लड़कियां आज घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रही है। अब उनको संरक्षण देने के लिए भी हमने पुलिस को कहा है, उसका तुरंत उस केस को बहुत अग्रक्रम में लेकर उसको देखने के लिए भी हमने कहा है। तो इस तरीके से जो केसेस आती है वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं ओवरऑल ही मुझे लगता है कि झारखंड में हमें लॉ और ऑर्डर और सुधार करने की जरूरत है। विधानसभा में रविवार के मद्देनजर आज साप्ताहिक अवकाश है। सदन की कार्यवाही कल फिर होगी, जिसमें अनुदान मांगों पर चर्चा होनी है। कल विधानसभा में विकास और जन सरोकार के मुद्दों की गूंज रही। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसी जाएगी। इसके लिए जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाएंगे। श्री प्रसाद ने कहा कि नशाखोरी की जद में आ रहे युवाओं को लेकर सरकार चिंतित है। अगर आप आंकड़े को देखेंगे जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि 19 से लेकर 23 तक, 23 से लेकर 25 तक, लेकिन अगर 26 को आंकड़े को आप देखेंगे महोदय, तो कहीं न कहीं उसमें कमी आई है महोदय। मात्र 17 मामले अभी तक आए हैं महोदय। अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन अनुपातिक अगर आप देखेंगे महोदय तो हम उस ऊपर कार्रवाई में अग्रसर आगे बढ़े हुए हैं और हम समझते हैं इस दिशा में हम लोग भी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश देंगे, डिपार्टमेंट को निर्देश देंगे। हम लोग भी चाहेंगे महोदय कि इस नशा के आदि जो हमारे युवा हो रहे हैं उस ओर न जाए, उसके रोकथाम के लिए हम लोग उचित प्रयास करेंगे महोदय, उचित कदम उठाएंगे। सदन में कल कई मामलों पर सरकार घिरती दिखी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू के अवैध उत्खनन का मामला उठाया। उन्होंने सदन को बताया कि सरायकेला के जारगोडी और तिरुडी से रोज 70 से 80 गाड़ियां बालू निकाल रही हैं। चाईबासा से प्रतिदिन करीब 10,000 मीट्रिक टन आयरन और बाहर जा रहा है। कोयले की चोरी भी धनबाद में जारी है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। श्री मरांडी ने सवाल किया कि जब बालू, कोयला और पत्थर की खुलेआम चोरी होगी तो सरकार के खजाने में राजस्व कैसे आएगा? बालू की चोरी किस प्रकार से हो रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बालू की चोरी इसी आपका सरायकेला में जारगोटी है, तिरुडी है,
इस सब जगहों से प्रत्येक दिन 70-80 गाड़ियां निकलती है और उसी प्रकार से आयरन ओर का भी प्रत्येक दिन 10,000 मेट्रिक टन आयरन ओर भी निकलता है अध्यक्ष महोदय। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। श्री सेठ ने राज्य के मोरहाबादी में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय लाइब्रेरी के एक फ्लोर को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम समर्पित करने का अनुरोध किया ताकि नई पीढ़ी उनके शौर्य और पराक्रम को जान सके। रांची के झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने भी राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर बल दिया। राज्य के कई जिलों में शहर की सरकार के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ और पदभार ग्रहण हो चुका है। गुमला में भी नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों ने अनुमंडल कार्यालय सभागार में शपथ ली। इस दौरान उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद नगर परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें रमेश कुमार चुने गए। उपायुक्त ने सभी को बधाई दी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने विकास को नया आयाम देने का संकल्प जताया। बहुत अच्छा विकास करे आप लोगों के सहयोग से। और जिला प्रशासन अगर आपको कहीं भी समस्या रहेगी तो आपकी डीसी हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। जो भी आपकी समस्याएं होंगी आप हमें जरूर बताइएगा। जनता बहुत हम लोग पर भरोसा की है, बहुत ही उनका बड़ा सहयोग आशीर्वाद रहा है, तो उनका जो अपेक्षा है उस पर हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से हमारे अध्यक्ष महोदय जो अभी नवनिर्वाचित हमारे साथ भी चुनाव जीत के आई हैं, अध्यक्ष बनी है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और इनको भी ये भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अभी कहा कि गुमले के जो नगर के जो लोगों का है बहुत सारी उम्मीदें हैं, उस उम्मीदें में खरा उतरना है। हजारीबाग जिले के आकांक्षी प्रखंड चौपारण में नीति आयोग के तहत संपूर्णता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं और JSLPS के फील्ड कर्मियों को बाल विकास, पोषण और वित्तीय साक्षरता से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं को बच्चों और महिलाओं के लिए पूरक पोषण आहार वितरण, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, सुरक्षित मातृत्व, संतुलित आहार और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की पहचान और उन्हें MTC भेजने के निर्देश दिए गए। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य यही है कि 3 महीने के अंतर्गत हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने जो भी नीति आयोग के इंडिकेटर है हमारे, उनको हम सैचुरेट भी करें और जन जन तक लाभ पहुंचाएं। इसके साथ साथ लाभुकों को फायदा ही मिलेगा। खास करके केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दी गई। मैं इस वर्कशॉप में, इस प्रशिक्षण में आज थी, वो ये थी कि सिर्फ कोई ट्रेनर जाके हम लोग एक तरफा नहीं थे, बहुत पार्टिसिपेटरी से रखा गया था, जिसमें सारी दीदियों ने आज बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा। आज 1 दिवसीय ट्रेनिंग पर जो आंगनबाड़ी से गर्भवती और किशोरी लोग को जो मिलने वाला जो आहार होता है, जो योजना होता है, उसके बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया है। टीकाकरण के बारे में भी बताया गया और एयरटेल बैंकिंग के बारे में बताया गया, बीमा के बारे में बताया गया कि 20 रुपया वाला बीमा क्या होता है और 436 वाला बीमा क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया। राज्य भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 24 लाख से अधिक मामलों का निष्पादन हुआ। इस दौरान विभिन्न मामलों के पीड़ितों के बीच मुआवजा राशि का भी वितरण हुआ। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियां बांटी गईं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। खूंटी जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन समाज विरोधी तत्वों के पास से हथियार, कारतूस, मोबाइल, लेवी से संबंधित दस्तावेज और 2 कार बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि उग्रवादी हथियार के साथ लेवी की रकम लेने और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
नदी के किनारे 3 लोग पकड़ाए, जिसमें विजय भोक्ता, अभिषेक कुमार और धीरज कुमार शामिल हैं। इनके बताए अनुसार और 3 लोग थे जो ठीक छापामारी से पहले रांची की ओर भाग रहे थे, तो उनका पीछा करके उनको रांची खूंटी बॉर्डर के पास से पकड़ा गया। तो कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें विजय भोक्ता, धीरज कुमार, अभिषेक कुमार, शुभम कुमार पोद्दार, निमिष गोप और राम अयोध्या शर्मा शामिल हैं। इनके पास से एंड्रॉयड फ़ोन 13, देसी पिस्टल 1, स्टील मैगजीन 2, जिंदा गोली 22 और विभिन्न बैंक का ATM कार्ड और पासबुक मिला है। इधर लातेहार से भी 2 इनामी नक्सली पकड़े गए हैं। पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 10 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों के पास से एक AK-47 राइफल, कई कारतूस, वायरलेस सेट और 1.5 लाख रुपए नगद समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। नक्सली CPI माओइस्ट कार्डर के मृत्युंजय भुइया जो कि जोनल कमांडर है और 10 लाख रुपए का इनामी है, और बबलू राम जो कि एरिया कमांडर है और 2 लाख रुपए का इनामी है। इन दोनों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। क्षेत्र में सघन जांच किया गया और घेराबंदी करके इन दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। जो इनकी टीम में अन्य 3 नक्सली थे वो भागने में सफल रहे, मगर उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इनसे पूछताछ किया गया और पूछताछ के आधार पर जो वेपन की रिकवरी हुई है, AK-47 की रिकवरी हुई है, और लेवी का लूटा हुआ लेवी का जो पैसा कलेक्ट किया गया इनके पास से 1 लाख रुपए 1,60,000 रुपये बरामद किया गया है। साथ ही वाईफाई वॉकी टॉकी भी बरामद किया गया है। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 मोबाइल और 8 फर्जी सिम बरामद किए गए हैं। ये अपराधी विभिन्न तरीकों से ठगी किया करते थे। रांची रेलवे स्टेशन पर कल हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक शख्स घायल हो गया। मौके पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी मौजूद थीं। दोनों की तत्परता से घायल को अस्पताल भेजा गया। व्यक्ति उस पर ऊपर सोया हुआ था और जब तक लोगों ने हल्ला करते तब तक उसने वो उठ के वो तार ऊपर जो 25,000 वाला जो वायर जाता साथ उसको पकड़ लिया, जिसके कारण झटका पड़ा और वो बर्न हुआ है। अब इसको भेजा हमने तुरंत गुरु नानक हॉस्पिटल में, कहा है कि जल्दी से जल्दी इसको चिकित्सा उपलब्ध करी जाए। तुरंत मेन स्विच ऑफ कराया वायर का, और लेकिन वो उनकी बॉडी जल रही थी। सब लोग हम लोग देखे कि वो जल रही है, तो फिर बॉडी जब जल रही थी तो तुरंत उनको बॉडी को आग को बुझाया गया और आग को बुझा के उसकी बॉडी को निकाल के तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी स्थिति क्या है उसकी? वो अभी देखिए उनका नीचे का पोर्शन ज्यादा जला है, ऐसा लग रहा है शायद वो पैर से ही टच किए होंगे, क्योंकि अभी जो देखिए उनका चेहरा का पोर्शन उतना नहीं जला है, शायद वो बच जाए, ऐसा हमें लग रहा है। हम दुआ करेंगे। हाँ बिल्कुल। पूर्वी सिंहभूम जिले के पावरू गांव में पारंपरिक उत्साह और धूमधाम के साथ सरहुल पर्व मनाया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने हाथा चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरहुल नृत्य और पूजा अर्चना की। साथ ही जल, जंगल और जमीन की रक्षा का सामूहिक संकल्प लिया। बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर पर्व को जीवंत और रंगीन बना दिया। ऐसा तो बोलता है सारू, तो हम लोग आज गाँव में पारू में हाथी बोगा किए और सुख समृद्धि के लिए और अच्छा फसल हो, आने वाला जो खेती आएगा। पारू हाथों मानिक बाबू तको बोगा कमिटी साथे आले के नेवता को माले जाना तो उन्हें खुशी रे कभी देखेंगे दरकार आले जो जहाँ मुझे दरकार पारू रे कड़ा कुड़ी को आले जगह को हिजुआ। हाथी बोगा शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा और नया देवरी के द्वारा पूजा पाठ कर
आज का हादी बोंगा को संपन्न किया और ये आगामी जो चाषबास के लिए अच्छा फसल हो, यहाँ के लोग शांति से रहे, उसकी शुभकामना करते हुए नया देवरी के लिए उस देवता को अपना पूजा अर्चना किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित आवास पर पारंपरिक रीति रिवाज से सरहुल महापर्व की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। श्री मुंडा ने कहा कि यह पर्व प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का संदेश देता है, जो मौजूदा समय में बेहद प्रासंगिक है। प्रकृति पर्व सरहुल 21 मार्च को परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। जगह जगह शोभा यात्रा का भी आयोजन होगा। सरहुल के साथ ही ईद का त्यौहार भी उसी दिन मनाए जाने की संभावना है। पुलिस प्रशासन का बेहतर और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व त्योहारों को संपन्न कराने की कवायद जारी है। इसी संबंध में रांची के नवीन पुलिस केंद्र में पीसीआर वाहन के चालकों और अधिकारियों की ब्रीफिंग हुई, जिसमें विधि व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। और चलिए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। राज्य के कई इलाकों में 20 मार्च तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 18 मार्च तक कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान में थोड़ी वृद्धि की संभावना है, जिसके बाद इसमें गिरावट का पूर्वानुमान भी है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय पैरा एथलीटों ने न केवल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, बल्कि अपने प्रदर्शन से इसमें देश को नंबर 1 की पोजीशन पर भी ला दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक तरफ जहां T20 का विश्व खिताब जीत दुनिया को देश में क्रिकेट की गहरी जड़ों से रूबरू कराया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने अपने हुनर का लोहा मनवा विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में मोर्चा फतेह किया। दिल्ली में आयोजित हुई इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत ने 208 पदक जीते, जिसमें 75 स्वर्ण पदक रहे। इस प्रतियोगिता में 8 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बड़ी बात ये रही कि ये प्रतियोगिता देश में पैरा खिलाड़ियों के विकास की एक नई कहानी को सामने रख गयी। कम्पीट करके ऐसा लग रहा है कि हाँ, पैरा स्पोर्ट्स और सिंपल स्पोर्ट्स से ज़्यादा दूर नहीं है। आने वाले टाइम पे हमें ऐसी परफॉर्मेंस देखने को जरूर मिलेगी और इंडिया की तरफ से ही देखने को मिलेगी कि हम जनरल के बराबर ही टक्कर में चल रहे होंगे। वहीं पैरा एथलेटिक्स के हेड कोच सत्यनारायण के मुताबिक हर प्रतियोगिता का अपना महत्व है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय दल के इस प्रदर्शन की बेहतर तस्वीर पैरा एशियन गेम्स में भी दिखाई देगी। नाउ इंडिया में बहुत एनकरेजमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। इसका वजह से मेरा खिलाड़ी लोग का बहुत बेनिफिट भी हो रहा है। एंड इंडिया में टूर्नामेंट हम लोग इसलिए कराना चाहता है, टूर्नामेंट कराने से, चैंपियनशिप कराने से हम लोग बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है थ्रू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का थ्रू। एंड आल्सो एथलीट को रेस्पेक्ट भी मिलता है वो मेडल जीतने से। इस प्रतियोगिता ने एक बार फिर दुनिया भर के पैरा खिलाड़ियों की प्रतिभा और जज्बे को दिखाया। साथ ही इस स्तर के आयोजन ने देश में पैरा खेलों के विकास को भी मजबूती दी और खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव। इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से इस कामयाबी को सींचा है, लेकिन देश भी इनके साथ खड़ा है और लगातार सरकार के स्तर पर इनको आगे बढ़ाने के तमाम कार्यक्रम जो है वो जारी हैं। उम्मीद यही है कि इस तरह की प्रतियोगिता न केवल इनके मनोबल को और ऊंचा करेगी, बल्कि आने वाले पैरा एशियाई खेलों और पैरा ओलंपिक खेलों में भी यहां से कई एथलीट जो हैं वो निकल करके सामने आएंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। हर तारीख अपने आप में खास होती है, तो अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 15 मार्च वर्ष 1877 में क्रिकेट की दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया था। इस पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने थीं।
इस ऐतिहासिक मैच का शुभारंभ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। सबसे खास बात यह थी कि इस पहले टेस्ट मैच की कोई समय सीमा तय नहीं थी। इसी वजह से इसे टाइमलेस टेस्ट भी कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से चार्ल्स बैनरमैन के 165 रन की बदौलत टीम ने 245 रन बनाए थे। इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 196 रनों पर ही सिमट गई थी। वहीं दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 104 रनों पर आउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड को जीत के लिए 154 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में महज 108 रन पर ही आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने इस ऐतिहासिक पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच को 45 रन से जीत लिया। इंग्लैंड के अल्फ्रेड शॉ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली गेंद डालने के लिए जाने गए और वहीं चार्ल्स बैनरमैन टेस्ट क्रिकेट इतिहास के पहली गेंद खेलने वाले खिलाड़ी के साथ ही पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में 31% तक बढ़ा एलपीजी उत्पादन, सप्लाई सामान्य, आपूर्ति नियमों में थोड़ा बदलाव। पीएनजी कनेक्शन वाले एलपीजी सिलेंडर के नहीं होंगे पात्र। राष्ट्रीय महिला आयोग की दुमका में महिला जन सुनवाई, बेटियों के सम्मान और सुरक्षा पर बल, मानव तस्करी और दहेज उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश। कई जिलों में अब तक शहर की सरकार के जनप्रतिनिधियों का शपथ, गुमला में भी नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों ने ली शपथ। रमेश कुमार उपाध्यक्ष निर्वाचित। और खूंटी में 6 जबकि लातेहार में 2 इनामी नक्सली AK-47 के साथ गिरफ्तार। जामताड़ा से 2 साइबर अपराधी पकड़ाए, मोबाइल और फर्जी सिम बरामद।